ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है। इसको हम बाद में अपलोड करेंगे और फेसबुक पे हमारे हनुमान राम चौधरी के नाम से पेज है, उस पर भी बात रहेगी। कल सीतारमन जी ने राज्यसभा में जवाब दिया। आम लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो इस बात की चिंता करता है कि मीडिया भी फ्लॉप हो चुका है और हम लोग 24 घंटे में जब भी संसद चलती है उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम को हम नोट करते हैं डायरी में और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कुछ विचार हमारे होते हैं लेकिन डेटाबेस हम अपनी बात करते हैं, आप उस पर अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि खून पसीने से आया हुआ पैसा है और हम चाहते हैं कि आम आदमी को पता होना चाहिए कि मेरा दिया हुआ पैसा सरकारें कैसे खर्च करती है। अब वो बजट के मार्फत होता है और बजट वित्त मंत्री पेश करती है। तो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसके मैंने कुछ डेटा लिए। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में बहुत सारी चुनौतियाँ थी, वर्ल्ड लेवल की चुनौतियाँ भी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उतार चढ़ाव थे और भारत में भी मौसम कार, दूसरे कार, वातावरण कार, इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर कार, इसलिए हमें कोविड आ गया था, इसलिए उसको करके वो साल वाइज बताया कि इस सन में हमने ये किया, इस सन में ये किया, इस तरीके से कि पोस्ट कोविड में हम बोरो था इसलिए फिस्कल 9% तक। फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब जैसे पूर्व में हम बता चुके हैं कि राजकोषीय घाटा, जितना धन है उसमें घाटा कितना है बजट में अंदर, वो होता है। उसका कानून बना हुआ है, FRBM के नाम से कानून बना हुआ है, जिसके अंदर ये है कि भाई जो है फिस्कल डेफिशिएंट को आप जो है 6 से ऊपर नहीं जाएंगे। 4 जो है अभी जैसे 4 पॉइंट और 4 है, पिछली बार 4.6 था। तो कहा कि हमने 9% से हम किया और ये क्या एक्सटर्नल प्रॉब्लम हमारे सामने थी। और फिर GDP की बात बताई कि अब की बार 6.4 जो है वो रियल GDP है और 9% के आसपास जो नॉमिनल GDP है, जिसके ज़्यादा ज्ञान की अपने को जरूरत नहीं है। अपने को तो मोटे मोटे रूप में ये देखना है कि हमारा पैसा कहाँ गया। तो हम 4 ग्रुप में, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, इनमें बांटते हैं। ये हम 4 जातियाँ मानते हैं, इनमें हम पैसा जो है खर्च कर रहे हैं। वो आप अपने बजट को देख करके कर सकते हो। गरीब वाले गरीबों का बजट देख ले, किसान अपना बजट देख ले, इसको क्या मिला क्या नहीं मिला ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब रहा जब मुद्दा उठा कि भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मायने ये होता है कि भाई कोई एक ऐसी चीज़ बनाओ जिससे हमें रेवेन्यू प्राप्त हो, तो उससे एसेट बने। जैसे आपने रेल के डिब्बे बनाई, रेल अमृत भारत बनाई, नमो रेल बनाई, या इस हिसाब से, तो उस हिसाब के जो बात है उसके हिसाब से जो बात हमारे सामने आती है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कर दो कि आगे काम आए हमारे। जैसे हमने कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई, ऐसा कुछ किया, इंडस्ट्री लगाई, वो लगाई, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात उठी कि भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा रहे हैं, रेवेन्यू वाला खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे पेंशनों में हो रहा, इधर हो रहा, वो तो ख़त्म हो जाता है। तो कहा कि नहीं, हम जो है नहीं कर रहे हैं। 15.4 लाख करोड़ जो है पिछली बार आरी जो था रिवाइज एस्टिमेट 13.5 का था, जिसके अंदर ये किया, अब 19.8 का किया। ऐसे डेटाबेस है, सेक्टर वाइज उन्होंने बता दिया कि सेक्टरल माइनस नहीं हुआ। सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्बन है, हेल्थ है, डिफेंस है, एजुकेशन है, इस तरह से सेक्टर वाइज इन्होंने अपनी बात को रखा। फिर कहा कि 81,000 करोड़ हम पेंडिंग स्टेट के मामले में। अब ये कहते हैं कि देखो हम लोग भुक्तभोगी हैं उन लोगों की 2014 से। अब आपका 11 साल शासन हो गया, फिर भी आप अपनी बात को रख रहे हो कि हमने ये चुका रहे हैं, 19 से 72 के चुका रहे हैं। FCI का पैसा 1.20 लाख करोड़ का हम चुका रहे हैं, डेप्ट है वो चुका रहे हैं ये। जबकि आप भी तो लोन ले रहे हो ना, आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो तो ये आने वाली सरकार चुकाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जिसको गिनाने की है। लेकिन ये कहते हैं कि हम जो सप्लीमेंट्री डिमांड हमारी 2 बार आती है, इनकी 3 बार आती थी, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट करते रहते हैं। अब इन्होंने पिछला वित्त मंत्री था P चिदम्बरम, उसकी बात उठाई। अब आप यहाँ अपना ध्यान दीजिए कि उन्होंने ये बात कही भाई आप जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की जो दर बता रहे हो 3.2% बता रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आया कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनकी 10.2% है, पोस्ट ग्रेजुएट की 13% है, तो ये 3.2 कैसे हुई। तो जवाब सुनो मंत्री का। मंत्री कह रही कि पूरी जनसंख्या के ऊपर है। जनसंख्या में जैसे मैं 70 साल का आदमी हूँ, मेरे को क्यों गिना उसमें।
मैं क्या बेरोज़गार हूँ, मैं तो रिटायर हो गया। तो ऐसी परसेंटेज क्यों पेश करते हो आप दुनिया को दिखाने के लिए? बेरोजगारी दर हमारी 3.2%, संसद में इनके बीजेपी के सारे लोग, आम लोग इस बात को नहीं, सर बेरोजगारी दर तो ये 13 वाले डेटा भी गलत है। इतने लाखों फार्म भर रहे हैं तो बेरोजगारी तो पूरी पड़ी है ना। पोस्ट ग्रेजुएट 13% ही लोग है, बाकी तो लगे हुए हैं नौकरी। अब ये नौकरी का इन्होंने क्या है कि 3 तरह से बाइफरकेशन, जैसे पिछले वीडियो भी मैंने जारी किए, 3 तरह के बढ़ा दिए कि नौकरी होगी जो सरकार की होगी, रोजगार होगा जो घूमते फिरते आप ट्रकें चलाओ, वो करो, वो रोजगार होगा, स्वरोजगार वो होगा जो खुद की दुकान खोल के, इन सबको गिन के आप कर लो। फिर भाग दे वो तो पूरी जनसंख्या का दे दो। पूरी जनसंख्या में लोग इतने ही बेरोजगार है। पूरी जनसंख्या का बेरोजगार से क्या मतलब? हम तो बेरोजगार हैं या नहीं? हम तो पढ़े हैं, हम तो जिंदा लाशें हैं, आप काम थोड़े ही करते हैं। 60 साल से ऊपर वाला आदमी तो पेंशन लेता पड़ा रहता है। अब ऐसे डेटा पेश करना था कि आपको पता ही नहीं लगे कि क्या डेटा आया। तो चिदम्बरम ने ये बात कह दी थी, इसने जवाब ये दे दिया कि हमने तो पूरी जनसंख्या का भाग दिया था। भाई जनसंख्या का क्यों दिया? बेरोजगार का मतलब है कि काम करने योग्य आपने टाइम लिमिट फिक्स करी है कि इतने साल तक का आदमी होगा रोजगार के अंदर होगा, बाकी नहीं होगा। तो आप फिर एज क्यों करते हो कि इस एज के बाद में परीक्षा ही नहीं दे पाएगा, वो तो बेचारा जाएगा फिर कहीं कर। तो इस तरीके के डेटा इन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने जो रोजगार देने की ये योजनाएं बनाई उनको बताओ। तो वो तो चलो ठीक बात है कि इन्होंने कहा कि मैं समझा देती हूँ, चिदम्बरम की समझ में नहीं आती। फर्स्ट टाइम जो रोजगार लेने जाएगा, जिसका कभी नहीं लगा जिंदगी में, उसके लिए योजना एक अलग है। ये बेरोजगारों को पता लगना की जरूरत है कि डेटा तो गलत है, सो है। एक दूसरा है कि लगा हुआ तो है, लेकिन दूसरी जगह इंसेंटिव के फॉर्म में जाए कि भाई मेरा प्रमोशन हुआ, स्किल हो गया, री स्किल हो गया, अप स्किल हो गया, तो यहाँ में बहुत ट्रेंड हो गया, तो उसके लिए अलग योजना है। और एक तीसरी योजना कुछ एडिशनल हो, भाई इसके अंदर एक नौकरी के साथ में एक नौकरी और हो, या उसके साथ अटैचमेंट कोई धंधा हो या पार्ट टाइम जॉब हो, उसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऐसे करके, उसके अंदर कहा कि हमने लोन दे रहे हैं, लोन दे दिया, उसको रोजगार मान लिया इन्होंने। आप लोन लेके आपने मायरा ही भर दिया वो भले ही, तो इन्होंने रोजगार मान लिया, आप जोड़े करते रहो। इसके हिसाब से हमें पता होना जरूरी है। शेडो कैबिनेट, मेरी छाया मंत्रिमंडल इन्हीं बातों का विश्लेषण करती है कि ये कहते क्या है, इनका सार क्या है, अर्थ क्या है इनका। फिर इनका आया महंगाई पर, तो ये उस यूपीए में इस सन में इतनी हुई, उससे क्या लेना देना यार महंगाई का। आपने फूड के अंदर कह दिया कि देखो 2 गलतियां हुई कि खाद्य जो महंगाई है वो क्यों बढ़ी, वेदर खराब हो गया, तो कह दो ना खराब हो गया, भाई ठीक है। सप्लाई चेन नहीं थी, यहाँ का माल यहाँ पड़ा रह गया, वहाँ का वहाँ पर, तो सप्लाई चेन कौन करता? आपने किसान रेलें खड़ी कर रखी है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, सप्लाई चेन क्यों रुकी? किसने रोकी? इसका मतलब है कि कहीं किसी आदमी ने स्टॉक कर लिया और आपने उसको सेध दी। उस कानून का जो पालना था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका पालन नहीं किया आपने। इन लोगों को आपने गोदाम भरने दिए, फिर बाद में वहाँ महंगाई हुई, फिर वहाँ निकला। यही तो झगड़ा था। सप्लाई चेन के लिए कौन जिम्मेदार है? सप्लाई चेन नहीं थी, ये वित्त मंत्री का स्टेटमेंट हो यदि संसद में, तो सप्लाई चेन तो आपकी थी, आप करते, सप्लाई चेन मेंटेन करते, छापा मारते, उसका माल लेते। या कैसे रुकी? रेल रुक गई थी क्या? बाढ़ आ गई थी क्या? कोई कारण हो गया था क्या? वेदर वाला है तो वेदर के अंदर आप उसके करते पैरामीटर तरीके से स्टोर। फिर कहा कि हम इसको करने के लिए, अब ये जनता को जानने की जरूरत है कि हम भारत नाम से आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ये सारी स्थितियां हमने इन्होंने बताई। पिछले लोकसभा में भी ये बातें कही कि अब ये कितना मिल रहा है, ऑनियन वगैरह ये कह रहे हैं 35 रुपये के हिसाब से कितना क्या है। मैं तो लेता नहीं और मुझे ध्यान में भी नहीं है। आप लोग जो है वो लेते हो BPL वाले, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती दरों पे सरकार मुहैया कराती है। जैसे पहले शक्कर मिलती थी ना राशनी के तौर पे, मोदी जी बहुत बोले थे, राशन था, शक्कर का भी था, मैंने फ्री कर दिया। ये राशन है ना, तुम 35 रुपये किलो कांदा दे रहे हो, प्याज दे रहे हो, या आटा चावल दाल दे रहे हो, तो राशन ही तो हुआ ना। आप हर एक को थोड़ा ही दे रहे हो, राशन के तहत दे रहे हो कि कौन व्यक्ति पात्र है कौन अपात्र है। तो ये कितनी गोलमाल बातें हैं। इन बातों को आपको लोगों को बड़े समझनी पड़ेगी कि आखिर है क्या। रक्षा के बजट के मामले में कि आपने डिडक्शन क्यों किया, कह दिया कि एशियन बैंक का जो गारंटी के कुछ थे उनको पैसे चुकाने थे, इसलिए हमने ये कर दिया। तो हम तो सिर्फ भुगतभोगी हैं, आपके पैसे चुका रहे हैं, इसलिए हमें ये हो गया। सब्सिडी के मामले में भी गोलमाल जवाब था।
फिर स्टेट के भेदभाव के मामले में आया, तो वो मैंने उस वीडियो में भी बताया था। तो स्टेट के साथ में ये क्या करते हैं कि पैसे भेजते हैं, 16वां वित्त आयोग आ गया तो इसके पैसे भेजते हैं, टाइड और अनटाइड फंड में भेजते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं कि इनकी जो फाइलें आती हैं ना, जो विरोधी, जैसे बंगाल है, तेलंगाना है, पंजाब है, इस तरह के जो भी इनके विरोधी स्टेट है, उनकी फाइलों में क्वेश्चन को गोचेबाजी करके फाइल रोकते रहते हैं कि ये काम करो तो हम अगली किस्त देंगे, ये करो तो अगली किस्त देंगे। छोटी छोटी बातें हैं, मोदी जी की फ़ोटो नहीं है इसमें, इसने नाम चेंज कर दिया आपने, इस तरह की। अब वो भी अनावश्यक पैसे दे दिए हैं, तो वो कह रहे हैं यार हमारे पैसे थे राज्यों के, आपने लिए और हमें वापस दिए, तो हमारे नाम क्यों रखे? बंगाल के नाम ही दूसरे, इनके अलग नाम, और उनके इनके सावरकर और वो नाम उनको पसंद नहीं, वो करते रहते हैं। तो ये लड़ाई के अंदर ये फाइलें अटका के उनको पैसे देते नहीं। यही जीएसटी का जो गोरख धंधा हुआ, पैसे अपनी मुट्ठी में ले लिया, अब ये बंदर बांट चिड़ा चिड़ा के सबको दे रहे हैं। मुद्दा ये आया था फिर तेलंगाना वालों ने पिछले लोकसभा में बंगाल वालों ने हल्ला किया, यहाँ तेलंगाना वालों ने किया कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन किया था, तो सरकार ने वादा किया था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, कि हम ये आपको एक्स्ट्रा देंगे या राज्य को विशेष दर्जा देंगे। वो कह रहे नहीं, वो तो चले गए, हम इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम आपको ये रो। अब देखो इनको क्या है कि पंजाब वालों को कहा कि हमने आपको 38 हाईवे दे दिए। पंजाब के लोगों को हाईवे से क्या लेना देना? उनकी तो ज़मीन छीनी आपने, उनको क्या मिला? मतलब पंजाब के लोगों का विकास उस तरह से हाईवे आने से हो गया एकदम। हाईवे के ऊपर से गाड़ियाँ निकली, धुआं फेंका, ज़मीन ली, नुकसान तो जोड़ना ही है। एनवायरनमेंट असेसमेंट आपने किया नहीं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया नहीं, और पंजाब को ये दे दिया, वहाँ दे दिया। तो तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं कॉरपोरेट के लिए, आप उन लोगों के लिए नेशनल हाईवे बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, आम आदमी के इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। गरीब के लिए बजट कितना है, ये मुद्दे की बात ये थी। लेकिन अब ये है, ये गिना देते हैं कि वो पुल बना रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। फिर उठा मुद्दा कि भाई आप जो है ये कंपनियों के तो टैक्स घटा रहे हो और गरीब पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा रहे हो। डायरेक्ट टैक्स में तो लोग आते हैं, कोई 3 करोड़ के आसपास ही लोग हैं। यूँ ही झूठा ही है 12 लाख वाला, और वो झूठा सुपका है। 12 लाख वाला में भी चिदम्बरम ने मुद्दा उठाया था कि भाई तुम मध्यम वर्ग के नाम क्यों चिपका रहे हो? 12 लाख का तो सबको मिलेगा फायदा। तो उन्होंने कहा यहाँ देखो बैंड है, इसमें ये बाहर निकाला। बैंड है तो भी कुछ तो मिला ना, कि उनको तो 0.03% मिला, इसको 0.05% मिला, इसको 0.7% मिल गया, इसलिए हम मध्यम वर्ग कह रहे हैं। तो यही कह दो ना कि सबके शामिल है, इसमें मध्यम वर्ग ज़्यादा है, आपने तालियां पीटा के जीत लिया चुनाव। तो ये कुछ बातें ऐसी है कि जिसको आप लोगों को बड़े अलर्ट वे से ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत संक्षेप में बात कही, लंबा वीडियो आप सुनते भी नहीं है। इससे आप अपने आप के चिंतन को बढ़ाओ। सीतारमन का यूट्यूब पे भाषण को सुनो। मैंने जो बात कही वो इंग्लिश में होने से कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी को बिठाओ और समझो कि बात क्या हो रही है। धन्यवाद।